नमस्कार, मैं हूं हरकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दिल्ली इलेक्शन के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट के रूप में बलवंत सिंह जी। बलवंत सिंह जी, आपका स्वागत है सर। शुक्रिया जनाब। नमस्कार सर। दिल्ली के इलेक्शन के बारे में जो शुरुआत है वो तो यही है कि जब से सुगबुगाहट शुरू हुई थी दिल्ली के इलेक्शन की, तब से जी। ही केजरीवाल बहुत एक्टिव मोड में आ गए थे। और उसके पहले की कहानियां हम सब लोग जानते हैं, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, संजय सिंह जेल में रहे, सत्येंद्र जैन जेल में रहे, मनीष सिसोदिया रहे, और धीरे धीरे ये सब लोग बाहर आए। और जैसे जैसे बाहर आते गए, चुनावी रणनीति तैयार होती चली गई और बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कि बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी तगड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है। सुनने में ये भी आ रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी को ठीक ठाक चोट पहुंचा सकती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि मरते गिरते येन किन प्रकार आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने में सफल हो सकती है। ठीक वही कहानी याद होगा आपको हरियाणा में, चूंकि आप हरियाणा से हैं इसलिए बहुत स्पष्ट उसकी व्याख्या आपके जहन में होगी कि उस समय भी कांग्रेस की राजनीति ऐसी चल रही थी कि लग रहा था कि सरकार उसकी बन जाएगी। लेकिन धीरे धीरे बीजेपी ने उस व्यवस्था को बदला और जाने कैसे और किन परिस्थितियों में उन्होंने अपने लिए जीत हासिल कर ली और सरकार बनाने में सफल रहे। हाँ, नेक टू नेक फाइट की जो उम्मीद की जा रही थी वो थोड़ी थोड़ी हुई, कहीं कहीं बहुत जगह पर हुई। और उसी चुनाव में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उभर कर सामने आया इंडिया गठबंधन के लिए। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि जिस समय कांग्रेस लड़ रही थी उस समय इंडिया गठबंधन को जो सहयोग दिया जाना चाहिए था आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों की तरफ से, शायद वो कांग्रेस को नहीं मिला। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल उतरे और वो एक तरफा बोले कि भाई हम सारी सीटों पर अलग से चुनाव लड़ेंगे, हम कोई सीटों के बारे में बंटवारे पर विषय पर बातचीत नहीं करेंगे। और हरियाणा का जो रिजल्ट आया उसमें ऐसा माना गया थोड़ा थोड़ा कि शायद आम आदमी पार्टी अगर सहयोग की होती तो कुछ परिणाम अलग होते। पता नहीं परिणाम अलग होते या नहीं होते, बाद में महिलाओं पर डाल दिया जाता है कि स्त्रियों को जिस तरीके से बीजेपी हर राज्य में कुछ न कुछ देती है, महिला समृद्धि योजना हो, चाहे वो बहना योजना हो, चाहे वो सखी योजना हो या लखपति दीदी योजना हो, तमाम योजनाओं के तहत बीजेपी कुछ ना कुछ ऐसा देती है। बल्कि समस्या ये है कि बीजेपी दूसरी पार्टी इस पे ये आरोप लगाती है कि वो फ्रीबीज बांटते हैं, जबकि बीजेपी खुद भी यही कर रही होती है। लेकिन उसके परिणाम खैर बीजेपी के पक्ष में गए। अब दिल्ली की परिस्थितियों में हम बात करते हैं हरियाणा को देखते हुए, और थोड़ा जो नया चुनाव में बदलाव आया है, जाट आरक्षण का भी आप बिंदु देख रहे होंगे कि बीते 2-4 दिनों में ये भी उभर गया है। तो बलवंत सिंह सर, मैं आपसे सबसे पहला सवाल तो यही पूछूंगा कि आप इस समय दिल्ली में जो इलेक्शन है उसको अगर हरियाणा के तर्ज पे देखें तो क्या लगता है कि जो कांग्रेस से उम्मीद की जा रही थी हरियाणा में, क्या आम आदमी पार्टी कुछ कर गुजरने की क्षमता रख रही है दिल्ली में? देखिए, दिल्ली में लगातार 3 बार आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है और लोगों को, हर वर्ग को खुश करने की लगातार कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर ये लगातार आरोप लगते रहे हैं कि उपराज्यपाल के ज़रिए सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा। बहुत सारे मंत्रियों की, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, लेकिन इनकी गिरफ्तारी का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या लोगों ने माना कि आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्ट सरकार थी? अगर लोगों के ज़हन में भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास बढ़ा सकती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने ईमानदारी से काम नहीं किया, तो हो सकता है आम आदमी पार्टी को इसका कुछ नुकसान झेलना पड़े। लेकिन जो अभी की जो परिस्थितियाँ हैं, मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है। भारतीय जनता पार्टी उससे सत्ता छीनने की कोशिश में है और कांग्रेस दिल्ली में पिछले चुनाव में कोई सीट नहीं जीत पाई थी। इस बार कांग्रेस भी इस प्रयास में रहेगी कि अपनी विधानसभा में उपस्थिति दर्ज करा सके। जो हरियाणा के साथ जोड़ने की बात है, मैं कहूँगा हरियाणा में कांग्रेस में लगातार फूट रही है, गुटबाजी रही है। बावजूद इसके अगर 11 जो कांग्रेस के बागी उम्मीदवार थे, जिन्होंने कांग्रेस को हराने का काम किया, अगर पार्टी ने एकजुट होकर उन 11 उम्मीदवारों को मैदान से हटा दिया होता या कांग्रेस के पक्ष में उनको चुनाव से बैठा दिया होता, तो 48 सीटें कांग्रेस की होती और 37 सीटें भाजपा की होती। कांग्रेस को जो हरियाणा में नुकसान हुआ, वो बागियों ने नुकसान पहुंचाया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हरियाणा में जो समझौता था, वो लोकसभा चुनाव के लिए था।
विधानसभा चुनाव में कभी भी कहीं किसी राज्य में इस तरह का जो आगे संभावनाएं हैं समझौते की वो नहीं है। कांग्रेस दिल्ली में प्रयास करेगी कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। उसमें आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की वजह से थोड़ा बहुत नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ा था। लेकिन असलियत जो थी वो कांग्रेस के 11 जो बागी कद्दावर नेता थे, उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने का काम किया। जाट आरक्षण की जहां तक बात है, मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब पहली बार 2014 में सत्ता में आई थी, तो जाटों ने आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया था। करीब 40 युवक पुलिस की गोलियों से मारे गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में 10% जाटों को आरक्षण का बिल पारित भी किया। लेकिन वो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने भी किया था और आरक्षण का बिल पारित करने का मतलब है अदालत में जाके वो मामला रुक गया था। जब तक आप इसको नई सूची में शामिल 9th सूची में शामिल नहीं करेंगे, तब तक आरक्षण। बलवंत सिंह सर, आपकी आवाज कहीं इंटरप्ट हुई है, थोड़ा रुक गई है। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता रह रहा हूँ। इन बातों के तहत जो आपने अभी कही कि सच में आम आदमी पार्टी कम से कम वो चोट नहीं पहुंचाई जितना भितरघात ने कांग्रेस को चोट पहुंचाया कोशिश हरियाणा की में। जाटों को आरक्षण जी देके और उनका मत अपनी पार्टी की तरफ मोड़ा जा सके। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया है सर, कि जो आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है वो जी कम से कम कांग्रेस से बेहतर दिखता है। क्योंकि जी कांग्रेस ने, जो आपने कहा कि उनके अंदरूनी मामले की वजह से या उनके भितरघात की वजह से हरियाणा में हार हुई, तो वो स्थितियां तो कम से कम आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ दिल्ली में नहीं दिख रही है। नहीं, तो बिल्कुल ठीक। हाँ, तो मैं ये बहुत बेहतर पॉइंट समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी के लिए कम से कम ये मुफीद है और ये उसके पक्ष में है कि कम से कम जी उसको जीत के लिए अपने भीतरघात की समस्या से नहीं आना पड़ेगा, जूझना नहीं, पड़ेगा। ठीक है। आतिशी हुई, बिल्कुल। चाहे संजय सिंह हुए, चाहे सिसोदिया हुए, सबने, जैसे सीट बदली गई हो, चाहे कुछ भी स्थितियां हो, वो सभी अपने आप में सुरक्षित अवस्था है। एक पॉइंट और है सर, जैसे अभी नड्डा ने एक बड़ा तगड़ा बिंदु उठाया कि पूर्वांचलियों का अपमान किया है केजरीवाल ने। इस पॉइंट को जरा समझना चाहता हूं कि क्या पूर्वांचलियों का अपमान हुआ है वास्तव में? आपको ये दिख रहा है कि अगर केजरीवाल ने ये कहा है कि फर्जी वोटर्स ला करके पूर्वांचल से वहां जमाए जा रहे हैं आपके दिल्ली में इलेक्शंस में, और 13,000 से ज्यादा उन्होंने संख्या बताई है कि ऐसे वोटर लाए गए हैं। और अभी अभी एक घटना हम लोगों ने और देखी थी कि जो मेरठ में इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसमें बड़े कम मार्जिन से हमारे राम यानी अरुण गोविल जीते थे। लगातार ये बात चर्चा में आ रही थी कि वो हारेंगे, लेकिन अंततोगत्वा क्या हुआ कि वो करीबन करीबन 10,000 वोट से लगभग जीते। लेकिन जी यही बात वहां पर आई कि 27% कई जगहों पर ऐसे वोट तब्दील किए गए जिनका अता पता नहीं था और वो फर्जी वोटर के तौर पे वहां लाके रख दिए गए। ये तीसरा एंगल है। चुनाव आयोग, ईवीएम, और इसके अलावा तीसरा एंगल ये भी है, येन केन प्रकार किसी भी तरीके से कैसी भी परिस्थितियों को करके बीजेपी चुनाव जीतने की स्थिति में आ जाती है, किसी को समझ नहीं आता है। और उसके विश्लेषण बाद में निकलते हैं कि उनके द्वारा दिए गए तमाम सुविधाएं और तमाम वादे जो पूरे किए गए, इस वजह से बीजेपी जीतती है। आपको क्या लगता है कि क्या दिल्ली में फर्जी वोटर्स घुसाए जाने की कवायद चल रही होगी, या यूं ही केजरीवाल अपना कुछ कुछ बोलने के लिए कह रहे हैं तो इसलिए कह दिए? देखिए, चुनाव के मौके पर एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वार। मतलब अगर आप चुनाव जीतना है आपने, तो सामने वाली पार्टी पर आपको हावी रहने की कोशिश करनी पड़ेगी। मनोज तिवारी साहब, जो भोजपुरी फिल्मी हीरो थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पार्टी का अध्यक्ष बना के चुनाव लड़ा था और मुझे नहीं लगता कि उनके भाजपा के अध्यक्ष बनने से दिल्ली में पार्टी को कोई फायदा हुआ होगा। तो आम तौर पर मतदाता, दिल्ली का मतदाता देखिए किसी एक स्टेट का नहीं है। दिल्ली सारे भारत के लोग दिल्ली में आते हैं और अपनी-अपनी उनका एक टापू है, उनके अपने-अपने इलाके हैं। मैं समझता हूँ कि दिल्ली का मतदाता आम आदमी पार्टी को अगर 3 बार सत्ता में लेके आया है, तो उन्हें लगता है कि अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी, उनकी सरकार, उनका दूसरी पार्टियों की तुलना में ज़्यादा ध्यान रख रही है। यानी कि कांग्रेस में शीला दीक्षित ने लगातार 3 बार दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनवाई और चौथे चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल के मुकाबले चुनाव हार गई। उसके बाद से कांग्रेस सत्ता से लगातार बाहर है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में, आपको ध्यान होगा, कई प्रयोग किए थे। पहले मदन लाल खुराना को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री बने
और उसके बाद दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा की सुषमा स्वराज को लाया गया ताकि उनके नेतृत्व में पार्टी फिर से सत्ता में आ जाए। लेकिन भाजपा सुषमा स्वराज के हारने के बाद जब से सत्ता से बाहर हुई है, वो छटपटाहट है कि कैसे अगर हम हरियाणा चुनाव जीत सकते हैं, हम महाराष्ट्र चुनाव जीत सकते हैं, हम उड़ीसा में चुनाव जीत सकते हैं, तो दिल्ली क्यों नहीं जीत सकते? प्रधानमंत्री के नाक के नीचे दिल्ली है और वहां लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त झेलनी पड़ी है। तो इस बार दिल्ली और महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव से भाजपा उत्साहित है और उनको लगता है कि हम जबरदस्त टक्कर देंगे और सत्ता में आने की कोशिश करेंगे। अभी से हरियाणा के बहुत सारे नेताओं की जो दिल्ली के साथ लगते हुए इलाके हैं, वहाँ चुनावी ड्यूटियां लग गई हैं और उन्होंने अपना कामकाज संभाल लिया। इसी तरह पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनके जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। यानी कि इन दोनों पार्टियों में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा चुनाव जीतने की कोशिश करेगी और आम आदमी पार्टी की कोशिश रहेगी कि सत्ता बरकरार रहे, 35 से ऊपर उनको सीटें आ जाएं ताकि सरकार चलाने में कोई दिक्कत ना आए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।